Assalamualaikum. This is Ehsan Anis, Chief Operating Officer, Power Cement. Welcome to the corporate briefing session of Power Cement. So I'll quickly walk through the presentation और इसके बाद आपके सवालात जो आप chat box पे भी पूछ सकते हैं और आप लोग इसके बाद हमसे वो भी पूछ सकते हैं. We'll address those as well. So overall, just to give you the journey, 2010 में acquisition हुई थी by RF Habib Group and throughout the life till now, the big achievements throughout was कि हमारी 7,700 टन की brand new line of FLS Smith, which is a European brand, उसकी commission हुई थी, COD हुई थी in 2020. इसके बाद एक 2022 में we had a 7 megawatt solar project which went live and अभी last month in May we had one of the biggest wind turbines, 7.5 megawatt wind turbine, which was inaugurated. So this is our chronological journey throughout the history. The company was established in 1981, and we have a total clinker production capacity of 10,700 tons with 3 lines. एक आपको अभी मैंने बताया brand new line of 7,700 tons और 2 पुरानी lines हैं with 3,000 tons. Total capacity हमारी 3.21 million tons की of clinker and 3.37 million tons of cement. अगर आप लोकल की मार्केट शेयर देखें पाकिस्तान का साउथ का विच इज़ बेसिकली सिंध एंड बलूचिस्तान थ्रू द APCMA डेटा, तो पावर सीमेंट का इस वक्त जो मार्केट शेयर है वो अप्रॉक्सीमेटली 20% है और विच इज़ द ऑलमोस्ट टाइड एज नंबर 2 विद अटक सीमेंट एंड द लार्जेस्ट बीइंग लकी सीमेंट. सो हम इफेक्टिवली जो साउथ की मार्केट शेयर है उसमें हमारी कॉम्पोजिशन 20% के करीब है. मैं सबसे पहले बता दूं उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और ग्रोथ का क्या ट्रेंड चल रहा है इन द 9 months फ्रॉम जुलाई टू मार्च. सो साउथ की टोटल कैपेसिटी जहां आपका प्लांट वाकई है साउथ के अंदर, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली 86% चल रही है. और अगले 3 महीने में भी आप अगर देखें तो साल का एंड अराउंड 86 to 90% के दरमियान होगा. तो साउथ की कैपेसिटी ऑलमोस्ट क्लोज टू एट हाईएस्ट चल रही है. नॉर्थ के अंदर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 54% चल रही है और इंडस्ट्री की 61% बनती है. अगर आप साउथ की लोकल की ग्रोथ देखें तो वो तकरीबन 3.5% के करीब ग्रो की है मार्केट इन 9 months और इंडस्ट्री टोटल अराउंड 10 के करीब ग्रो हुई है. बट क्योंकि एक्सपोर्ट इस साल बहुत अच्छे रहे हैं तो ओवरऑल ग्रोथ इन द साउथ हैज बीन अप्रॉक्सीमेटली 8.6 to 8.7% और इंडस्ट्री ने टोटल ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 9.8% किया है और ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में भी यही ट्रेंड चल रहा है. जो PCL का है वो इस साल माशाल्लाह विद ग्रेस ऑफ अल्लाह ताला सबसे बेस्ट ईयर गुजरा है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ इट्स प्रोडक्शन लाइन. ऑब्वियसली डिमांड भी थी एक्सपोर्ट एंड लोकल में और प्लांट भी बहुत अच्छा चला. तो इस साल 9 months के अंदर हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यू लाइन 7,700 की जो नई लाइन है उसकी 100% रही है. और अगर आप हमसे अभी भी पूछेंगे तो ये कैपेसिटी जो है ना वो 100% के करीब जा रही है. सो अगर आप पिछले 5 साल की येलो लाइन का ट्रेंड देखें तो ये साल फ्रॉम अ प्रोडक्शन परस्पेक्टिव ऑफ पावर सीमेंट हैज बीन द बेस्ट ईयर सो फार. और ऑब्वियसली ये सारा जो डिमांड है ये इस ना सिर्फ इसने प्लांट ने सपोर्ट किया था बल्कि एक्सपोर्ट एंड लोकल के अंदर भी डिमांड भी थी टू सेल ऑल दिस एसेट ऑल दिस क्लिंकर एंड सीमेंट एज वेल. तो मैंने पहले इंडस्ट्री के नंबर्स दिखा दिए, अब ये पावर सीमेंट के अपने नंबर्स हैं. सो ऑन ऑन आवर फ्रंट 9 months में हमारी जो लोकल डिमांड लोकल सेल्स हुई हैं वो 2.5% से ग्रो हुई हैं. जो हमारी मेजर एक्सपोर्ट है जो क्लिंकर है दैट हैज ऑलमोस्ट इंक्रीज मोर देन डबल, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू डबल बट अराउंड 61% का इंक्रीज है और सीमेंट में 4% का इंक्रीज है. सो टोटल डिस्पैचेस ऑफ पावर सीमेंट अप्रोक्सीमेटली 16.5% ग्रो की हैं और हमारा जो मिक्स है बिटवीन लोकल एंड एक्सपोर्ट वो 54 एंड 46 का चल रहा है. सो एक्सपोर्ट इज 46% ऑफ द वॉल्यूम एंड लोकल इज 54% ऑफ द वॉल्यूम. मेजर जो एक्सपोर्ट की कंट्रीज है
एंड इससे पहले कि क्योंकि वो Q&A में भी आएगा, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जैसे हर डिस्पेयर एंड हर दुनिया के इश्यूज में कोई ना कोई किसी ना किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है विच इज सिल्वर लाइनिंग, बट सो इस पूरे एपिसोड में चाहे वो ईरान वॉर हो या इससे पहले के जो हालात हों, इसमें एक मौका जरूर मिला था कि पाकिस्तान से ओवरऑल सीमेंट सेक्टर को एक्सपोर्ट में काफी बूस्ट मिला। और इसकी एक प्रेडोमिनेंट वजह ये थी कि इजिप्ट जो एक मार्केट का प्लेयर था विच वी यूज्ड टू सप्लाई टू अफ्रीका, इजिप्ट के आसपास इतनी ज्यादा डिमांड आ गई थी कि इजिप्ट वॉकड आउट ऑफ द मार्केट विच देन बिकेम अ प्रेडोमिनेंट मार्केट फॉर पाकिस्तान। सो इस वक्त इफेक्टिवली पाकिस्तान से सारे साउथ के प्लेयर्स आर एक्सपोर्टिंग टू अफ्रीकन कंट्रीज एज वेल एज ये बिफोर द वॉर ऑल्सो टू मिडल ईस्ट, कुवैत एंड दीज कंट्रीज एज वेल। सो हमारा भी अगर आप नंबर देखें, सो 9 मंथ्स के अंदर अगर आप यूएस डॉलर में भी देखें करें तो $35 million की अप्रोक्सीमेटली सेल हुई है एज कम्पेयर टू $22 million लास्ट ईयर इन द सेम पीरियड। सो काफी एक बूस्ट आया है, नॉट जस्ट इन द टन्स बट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल। So both on the export side, these 9 months have been quite favorable for the industry, both in terms of volume and in terms of better margins and better rates as well. और जो प्रिडोमिनेंट मार्केट्स हैं वो आपको डिस्प्ले कर दी गई हैं, लेकिन इस वक्त जो प्रिडोमिनेंट मार्केट्स सर्व की जा रही हैं वो वेस्ट अफ्रीका एंड ईस्ट अफ्रीका की साइड है। व्हेन आई से ईस्ट अफ्रीका, इट्स बेसिकली तंजानिया, ज़ांज़िबार, द कोमोरोस आइलैंड, द इंडियन ओशन आइलैंड्स एंड द वेस्ट अफ्रीकन साइड एज वेल। So I'll come back to this slide after this. So effectively in the 9 months, अगर आप देखें तो हमारे financial statements में भी, so we have not just increased the revenue bit, but also worked a lot on our cost side. So bringing in all the efficiencies from the projects we had done. So माशाल्लाह जो कंपनी है उसने 9 months के अंदर अप्रोक्सीमेटली ₹600 पर टन के हिसाब से कॉस्ट भी अपनी रिड्यूस की है। और ये जो कॉस्ट के ड्राइवर्स रहे वो ऑन मल्टीपल फ्रंट्स रहे। On the energy side, obviously the solar and the waste heat recovery worked very well this year. And towards the very end of this year, अभी इस साल इंशाल्लाह विंड के भी कुछ ना कुछ फायदे नजर आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसके अलावा ऑन द फ्यूल साइड एज वेल, कोल की प्राइसेस भी स्टेबल रही थ्रू आउट द 9 months। और कंपनी ने एक बहुत बड़ा एक स्टेप ये लिया था फॉर द पास्ट 2-3 years, हाउ टू रिप्लेस दिस इम्पोर्टेड कोल विद लोकल एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो उस पर भी काफी मेहनत की गई और मैं आगे उसकी भी स्लाइड दिखाऊंगा। तो इफेक्टिवली नॉट जस्ट ऑन द रेवेन्यू साइड बट ऑन द कॉस्ट साइड काफी एफिशिएंसीज भी बिल्ट इन की गई। So resulting in so these numbers on the graph are annual compared to the 9 months. So even had the bridge not been above, then फिर भी वो अच्छा होता। लेकिन आप अगर देखें तो हमारा जो earning before income tax and depreciation and amortization EBIT जिसको कहते हैं हम, वो 9 months में 6.23 बिलियन के करीब रहा है, जो हिस्टोरिकली ऑब्वियसली सारे साल के नंबर से भी ज्यादा है। और ये ट्रेजेक्ट्री माशाल्लाह फोर्थ क्वार्टर में भी ऑन द सेम फ्रंट है। Obviously, EBIT has contributed because of the better operations and better company performance. और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो हमें फायदा हुआ है वो फाइनेंस कॉस्ट का रिडक्शन हुआ है, which has reduced from 3 billion annually to this 9 months में 1.4 billion, both in terms of better working capital management as well as lower KIBOR and lower interest rate. मैंने जैसे बताया सोलर और वेस्ट हीट रिकवरी दे आर अगेन नॉट जस्ट कंट्रीब्यूटिंग फाइनेंशियली बट आल्सो CO2 इमिशंस के अंदर भी, जो इस वक्त एक बहुत क्रिटिकल मैटर है फॉर द इंडस्ट्री एज वेल एंड फॉर द एक्सपोर्ट्स एज वेल। सो दोनों दोनों एंड पे सोलर एंड वेस्ट हीट रिकवरी हैज प्रिडोमिनेटली परफॉर्म्ड बेस्ट। आप हमारा जो वेस्ट हीट रिकवरी भी है वो भी इस साल अपनी हिस्ट्री का सबसे बेस्ट चला है, बिकॉज उसके अंदर भी काफ़ी एफिशिएंसीज एंड उसके अंदर भी काफ़ी मेहनत की गई थी। उसको पूरा रिहैबिलिटेट किया गया था ताकि वो हाईएस्ट लेवल प्रोडक्शन अचीव कर सके। Again, which I was mentioning, the alternative fuel program, which has greatly benefited on the cost side, and not just the cost side, बल्कि एक जो प्राइस शॉक्स आते हैं या इंपोर्ट के अंदर कभी कोई रिस्ट्रिक्शन आती है, उसके लिए हम कॉन्स्टेंटली तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह कोल को एक रिप्लेस किया जा सके। तो इस साल भी हमने बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन हमने तकरीबन कोई 11 से 12 हज़ार टन 9 मंथ्स के अंदर एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज किया है, विच इज ऑब्वियसली राइस हस्क, मस्टर्ड स्ट्रॉ, व्हीट, काउडंग, और उसके बस्बत कोल को रिप्लेस किया है।
um, हम सिर्फ अपने आप को इस तरह के भी जज करते हैं कि जब ये अवेलेबल होता है तो वी हैव even achieved a 25% substitution rate. So throughout the year तो availability के मसले आते हैं, but we have achieved a 25% substitution rate. तो हम अगले साल के अंदर और बहुत प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह ये पूरे साल हम इसको रिप्लेस कर सकें रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम कोल परस्पेक्टिव. And obviously this does not only reflect good on the financials, but इसका एक बहुत बड़ा impact on the import bill भी है. दूसरा बहुत बड़ा impact on the export market है, क्योंकि we as a company are targeting to become the lowest CO2 player in Pakistan and cater to markets जहां सबसे ज्यादा इसकी relevance है कि किसी तरह CO2 per ton of clinker lowest हो. I know it's something which is not often talked about, but cement industry itself is supposed to be one of the highest pollutants in the world, so and hard to abate sector होता है. So cement industry के अंदर वो companies जो बहुत ज़्यादा इस पे काम कर रही हो, उनकी इस वक्त जो है वो export market में एक separate requirement है, separate एक उनका फायदा होगा. Now coming to the wind project, which we announced on the stock market as well on May 13th. So May हमारी एक 7.5 megawatt का wind project है, which has been commissioned on May 13th. This is one of the largest single turbine project in Pakistan. Again, completely on Islamic Sharia concept, and we have done a different structure around it as well, in which it's a power purchase agreement. So effectively, we don't own the asset, but we buy the electricity from it over the course of next 20 years. So ये एक one of its kind project था जो माशाल्लाह इस वक्त कमीशन हो चुका है and running very very successfully as well. एक general perception ये होता है कि when you want to run a cement plant, you don't want to concentrate on other stuff. तो ये वाले project में हमारे लिए जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके हमारे units committed होते हैं, उससे कम वो दे नहीं सकते ताकि उनको पेनल्टी लगती है, उससे ज्यादा देते हैं तो हमारे फायदा होता है. तो इट्स इफेक्टिवली द सेम वे जिस तरह कोई हेस्को से हम बिजली लेते हैं, इसी तरह हमने ये एक स्ट्रक्चर किया है ऑफ 7.5 मेगावाट विंड. आप लोगों का अक्सर सवाल आता है तो उसको हमने पहले से ही एड्रेस कर दिया था कि हाउ वुड द एनर्जी मिक्स लुक लाइक. सो बिफोर द विंड प्रोजेक्ट इस वक्त हमारी डिपेंडेंसी ऑन द ग्रिड इज अप्रोक्सीमेटली 62%, जिसमें वेस्ट हीट रिकवरी 33 है और सोलर की तकरीबन 5% डिपेंडेंस है. ये KWH की तौर पे बात हो रही है एनर्जी का की क्वांटम में. और अगर विंड प्रोजेक्ट के बाद देखें तो वी विल अप्रोक्सीमेटली बी 50-50, सो 50% ऑन द ग्रिड एंड 50% ऑन द रिन्यूएबल सोर्सेज, which again makes us 50% हमें कोई भी ग्रिड का प्राइस शॉक से रिलीफ मिल जाता है. वैसे इस साल ग्रिड की प्राइसेस भी काफ़ी नॉमिनल रही और ग्रिड के अंदर भी कोई खास का इजाफा नहीं हुआ, बल्कि एक थोड़ा सा डिक्लाइन था विद द सपोर्ट ऑफ better government policies as well. So overall on the energy side, both coal and both fuel and power has been a good year this year for the industry and especially for power cement. मैं अब आ जाता हूँ वो जो 9 months का P&L का रिजल्ट मैंने स्किप किया था, सॉरी. सो अगेन alhamdulillah, by the grace of God, this year has been phenomenal in terms of this is my 9 months results. Again, revenue has grown by 22%. The GP, जिसमें कॉस्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था और बेटर एक्सपोर्ट प्राइसिंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, has increased by approximately 56%. So 9 अरब रुपए का तकरीबन GP है इस साल का 9 months का. Operating profit again, thanks to the team and performance of the company, 68% से ग्रो हुआ है. 44% से फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है. तो मैंने उस वक्त आपको दिखाई थी पूरे साल की 3.1 बिलियन थी, लेकिन अगर आप 9 months to 9 months देखें तो 2.5 बिलियन से फाइनेंस कॉस्ट 1.4 बिलियन के करीब आ गई है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4 बिलियन के करीब आया है. और ये परसेंटेजेस में बहुत बड़े नंबर इसलिए लग रहे हैं कि पिछले साल 9 months में नंबर्स वर स्मॉलर, बेस स्मॉल थी. तो 628% टेक्निकली 6 times प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई है आफ्टर टैक्स 2.5 बिलियन पे साल 9 months खत्म हुए. सो अगेन ऑन द फ्यूचर आउटलुक, आई थिंक बहुत बहुत सारी चीजें इस वक्त अनसर्टेनिटी अराउंड ग्लोबली है, लेकिन मैं अगर आप इसको मैं सम अप करने की कोशिश करूं तो बेसिकली हम अगले साल को और इस क्वार्टर को भी, जो ये 3 महीने हैं, इस क्वार्टर में लोकल डिमांड के अंदर ग्रोथ को थोड़ा सा मॉडेस्ट देख रहे हैं इस 3 महीने में. अगले साल हिस्टोरिकली हमारी जो पूरी स्टेटिस्टिक्स मेजर करती हैं वो करती हैं कि GDP का अप्रोक्सीमेटली 1.5 times की डिमांड ग्रोथ आती है इन सीमेंट.
सो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 4% जीडीपी ग्रोथ कर रही है, सो होपफुली 6% के करीब डिमांड ग्रोथ आनी चाहिए पाकिस्तान में. दिस रेंजेस बिटवीन 1.5 times टू जीडीपी टू 2 times टू जीडीपी. बट हमें इस वक्त लगता है कि 5 to 6 7% के करीब ग्रोथ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले साल डोमेस्टिक में इंक्रीज की चांसेस हैं. इसके अलावा on the on the coal side, on the fuel side, there was some fluctuation in the past 1 month, 1.5 month. हमारे पास क्योंकि सबके पास सारे हम पावर सीमेंट के पास कोल की इन्वेंट्री मौजूद थी, so we haven't been hit by any of the variation which was happening around generally in the market. हमें आगे ये भी लगता है कि वापस से coal should come back to the same levels which it was before the war as well. But right now the coal prices have slightly gone a little above. ऑन द एक्सपोर्ट साइड एक फोर्सी हम कर रहे हैं कि हमें पहले भी पिछले 9 महीने से अगर लोग हमसे पूछते थे तो हम कहते थे यार ये 6 महीने तक तो अच्छा रहेगा, और उसी में 9 months गुजर गए. और हमें अभी भी लगता है कि नेक्स्ट 6 to 8 months लुक वेरी फेवरेबल ऑन द एक्सपोर्ट साइड. इस वक्त जो बहुत लार्ज प्लेयर्स हैं वो पावर सीमेंट के साथ अटैच्ड हैं, विच दे आर लार्जेस्ट प्लेयर्स इंटरनेशनली एज वेल. सो वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं एंड द लॉन्ग टर्म प्राइसिंग इज ऑल्सो गुड. So next 4 to 6 months की तो बहुत certainty है at better margins and at better sale price, the export rates, as well as demand is there as well. अगर उसके बाद का अगर हम पीरियड सोचने की कोशिश करें तो हमें तो ये लगता है कि ये मार्केट अब जो है वो थोड़ी सी ऊपर ही चली गई है जब तक इजिप्ट एंड अल्जीरिया डोंट कम बैक इनटू द मार्केट एंड उसकी वजह से वापस से प्राइस डाउन हो. ऑन द कॉस्ट साइड एज वेल, पूरा अगला साल जो है वो विंड का प्रोजेक्ट फुल फ्लैश उसका बेनिफिट आएगा. इस साल उसका बेनिफिट बहुत आखिरी 2 महीने में मिला है. सो ऑन द पावर साइड एज वेल वो 50% जो प्राइस शॉक अगर हमें कोई ग्रिड से मिलता है तो वो पूरा कवर्ड है फ्रॉम सोलर, विंड एंड WHRS. तो उसका अगले साल पूरा गेन आएगा. वी ऑल्सो फोरसी दैट द प्लांट right now is in one of the best conditions, so the plant will also be supporting us to operate at 100% level inshallah. सबसे ज्यादा जो मेहनत we will continue to do will be on the fuel side as well, in how to replace coal with localized waste or local coal as well. So उस पे काम, ताकि कोई वॉलेटिलिटी आए, कोई PIBTL पे कंजेशन आ जाए, कोई भी चीज आए तो उसको हम एड्रेस कर सकें. सो ये हमें आगे फ्यूचर आउटलुक नजर आता है. अगर आप मुझसे पूछेंगे कि द ओनली पोटेंशियल रिस्क या पोटेंशियल इशू वी फोरसी इज कि किसी वजह से लोकल की डिमांड इतनी ज्यादा ना बढ़ सके जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज जो इस साल बजट में आई हैं या जो मोमेंटम क्रिएट हुआ है अगर ये ऐसे ही रहता है तो ये डिमांड नजर आती है, लेकिन अगर कोई और पॉलिसी डिफरेंसेस आते हैं बाय द गवर्नमेंट तो वो एक ड्रॉप हो जाएगा. So I've tried to be a little more quick than I was supposed to, but and because I wanted to leave space for answers, question answers. So I will look into the chat session first, ताकि मैं उसको देख सकूं. So that question, हसन साहब का था, हसन रजा किरमानी साहब, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. मैंने इसका काफी जवाब दे चुका था, तो आई एम अज्यूमिंग ये क्वेश्चन आपने मुझसे शायद स्टार्ट में ही पूछ लिया था कि आगे आप डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट का ट्रेंड क्या देख रहे हैं. सो मैंने बताया था कि अगेन हम सब हिस्टोरिकली इसको अज्यूम करते हैं कि 1.5 to 2 times द GDP. इस साल भी जो हमारी डिमांड का इंक्रीज रहा है, साउथ और नॉर्थ को मिला लें तो तकरीबन वो सेम प्रिंसिपल्स रहे हैं. सो अगले साल भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि 5 to 7% इंशाल्लाह डोमेस्टिक डिमांड में ग्रोथ आएगी, और एक्सपोर्ट के अंदर वॉल्यूम इज नॉट एन इशू एट ऑल, एंड अगले 6 महीने तक तो प्राइसिंग इज ऑल्सो नॉट इशू. हम उसके बाद की प्राइसिंग को अभी से कोई फोर्सी नहीं कर सकते, बट अगले 2 क्वार्टर्स में प्राइसिंग एंड और वॉल्यूम तो पूरे साल का हमें लगता है कि कोई एक्सपोर्ट में वॉल्यूम वैसे नेवर वाज अ बिग इशू, द प्राइसिंग वाज ऑलवेज एन इशू. शहरियार साहब, आपके बहुत सारे सवाल आते हैं तो मैं एक एक करके कर लेता हूँ. व्हाट इज पाकिस्तान करंट एस्टिमेटेड कोल रिजर्व बेस माइन लाइफ? अच्छा, जो पाकिस्तान का अपना कोयला है, अगर आप सारे साउथ के प्लेयर्स को करें और पावर सीमेंट को भी कहें देखें तो हम सब वैसे पाकिस्तानी कोल पे नहीं है डिपेंडेंट, और इम्पोर्टेड कोल पे ही है. सो जो कोल का रिजर्व है या कोल का पूरा सिलसिला है उससे कोई हमारी कंपनी को तो इफेक्ट नहीं आता. एंड इम्पोर्टेड कोल की प्राइसिंग ऊपर नीचे से कंपनी इम्पैक्ट करती है. सो इस वक्त जो है वो जो एफर्ट किया जा रहा है वो उस साइड पे किया जा रहा है कि किसी तरह लोकल कोल जो थर का है या जमपीर लाकड़ा का है उसके अंदर कोई काम किया जाए.
बट वो बहुत ही लिमिटेड स्कोप की माइंस है, और थर के अंदर इस वक्त कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है नॉन आईपीपी को सेल करने की। तो इस पे आगे के सालों में काम किया जाएगा, लेकिन इस वक्त जो है वो मेन फोकस किसी तरह ऑल्टरनेटिव फ्यूल साइड पे, लोकल कोल पे नहीं है। नॉर्थ जो है, क्योंकि आपका सवाल शायद नॉर्थ के रेलेवेंट होगा, नॉर्थ थोड़ा सा लोकल कोल परचेज करता है फ्रॉम दरा आदम खेल, लेकिन वो यहाँ साउथ के लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। अच्छा, पावर सीमेंट का करंट फ्यूल मिक्स जो है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पावर सीमेंट का करंट फ्यूल मिक्स, जी, पावर सीमेंट का करंट फ्यूल मिक्स जो है वो हम 88% इस वक्त इंपोर्टेड कोल पे हैं। तकरीबन 7 से 10% पेटकोक, और 10%, मतलब 80% के करीब इंपोर्टेड कोल, 7 से 10% के करीब पेटकोक, और 10% के करीब ऑल्टरनेटिव फ्यूल। ये हमारा कॉम्पोजिशन रहा है इस वक्त फ्यूल का। एंड व्हाट इज द करंट सप्लाई इन्वेंट्री? इस वक्त कोई भी प्लेयर, और हम थोड़ा सा अनसर्टेनिटी में ज्यादा कॉशियसली कर रहे थे, विच हैज ग्रेटली रिजल्टेड इन कि हमें इतनी इस ईरान वॉर पे इतनी हिट नहीं आई। वो ये था कि 1 से 2 महीने से, मतलब तकरीबन 60 डेज की इन्वेंट्री हम कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द कोल साइड एज वेल। अच्छा, डोमेस्टिक पाकिस्तान कोल की प्राइस की कोई रेलेवेंस नहीं है हमारे लिए, तो मैं वो क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। जी जी, मैंने डिमांड के बारे में आपको जिक्र कर दिया। मैंने आपको पोस्ट बजट, आपने मुझे पूछा था डिमांड डिमांड ग्रोथ क्या है डिस्पैच की, तो मैंने आपको बता दिया था कि हम 5 to 7% लोकल डिमांड में increase देख रहे हैं। So cement prices in the north have declined since mid-April, even as coal prices have risen. What is the driving this divergence? I have no idea कि north में क्या हो रहा है। अच्छा, एवरेज रिटेंशन प्राइस आप पूछ रहे हैं, ये हमेशा से सवाल आता था। तो हम 9 मंथ्स की जो एवरेज रिटेंशन प्राइस रही है वो बिटवीन 15,600 टू 15,900 के दरमियान रही है 9 मंथ्स की। और इस वक्त जो है वो रिटेंशन प्राइस जो है ना वो तकरीबन 16,350 से 16,550 के दरमियान है इस वक्त की रिटेंशन प्राइस। दूसरा आपका क्या सवाल था? व्हाट इज द एवरेज पावर कॉस्ट? अच्छा, एवरेज पावर कॉस्ट जो इस वक्त हमारा फ्यूल मिक्स है 50-50, बिफोर द विंड जो है ना वो तकरीबन आप समझ लें कि हमारी कोई 22 से 24 रुपए के दरमियान आती है प्राइसिंग, और आफ्टर विंड ये कोई 20 से 22 रुपए के दरमियान हो जाएगी ओवरऑल। ये ओवरऑल पावर का मैं कॉम्पोजिशन कह रहा हूँ। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे जो सोलर और विंड है वो बड़े डिफरेंटली मेजर्ड हैं। बाकी कंपनीज, या अगर हम अपनी बैलेंस शीट पे लगाते हैं तो सोलर और विंड का डेप्रिसिएशन आता है और कोई पावर कॉस्ट में इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन जो लोग इसको एज अ सेपरेट कंपनी बना के इससे पावर परचेज का एग्रीमेंट करते हैं तो उनकी ये पावर कॉस्ट के अंदर आता है। तो मेरे मेरे पास सोलर और विंड का कोई डेप्रिसिएशन या कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आता, या ना मैं उसके अगेंस्ट कोई बोरिंग करता हूँ। तो मेरी जो पावर कॉस्ट है वो 20 रुपए ब्लेंडेड है, बिकॉज ऑफ 20 से 22 के दरमियान ब्लेंडेड है, बिकॉज ऑफ दिस पीपीए स्ट्रक्चर एज वेल। अच्छा, मुझे एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर ईरान यूएस डील, आई आई विश मुझे ना ऐसे क्वेश्चंस का बहुत अच्छा जवाब आता हो। लेकिन ये जो पोस्ट ईरान यूएस डील है इसके बाद ईरान दुनिया का प्रोड्यूसर बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन मुझे मुझे ना बहुत रेलेवेंट ये लगता है कि अगर आपके कोई नेबर्स जो है, नेबरिंग कंट्रीज में हालात बेहतर हो जाते हैं तो जनरली आपको फायदा होता है, क्योंकि आपका इंपोर्ट का मसला भी काफी हल होता है। और जिस मार्केट में ईरान डील कर रहा था उस मार्केट में आई आई थिंक ईरान वाज ट्राइंग टू सेल अंडर सेल दो दो द प्राइसेस एज वेल। तो अगर ईरान को प्रॉपर सैंक्शन रिमूव होते हैं तो ईरान तो प्राइसिंग बेहतर डिमांड कर सकेगा, जिसकी वजह से हम सबको और मौका मिलेगा। अभी तो जहां ईरान बेचता था वहां उसको बहुत कट करके रेट बेचना पड़ता था। मुझे ये भी लगता है कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो प्री ईरान वॉर भी अचानक से पाकिस्तान से बाइंग बहुत सिग्निफिकेंट शुरू कर चुकी थी। सो इफ यू सी द numbers on the trade channels, Kuwait was buying from Pakistan as well. So Kuwait generally was not a Pakistani market. It used to buy from Iran for a very long period of time. So मुझे ये भी लगता है कि ये एक नए प्लेयर्स हैं जो अब पाकिस्तान से बाइंग करेंगे इवन पोस्ट ईरान कॉन्फ्लिक्ट, अगर सही भी सब हो जाता है। सो दे विल हैव दिस, उनके पास एक कंटिजेंसी प्लानिंग होगी। सो आई एक्चुअली फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री generally this whole period of uncertainty has been a little better as compared to, for example, other industries.
मैंने करंट कोल प्राइसेस आपसे जिक्र शायद नहीं की, सॉरी। तो मैं कर देता हूँ, करंट कोल प्राइसेस जो हैं वो कंपनी के पास जो इन्वेंट्री है वो नॉर्मली बिटवीन 105 to 110 डॉलर्स के दरमियान है। बीच में एक प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज थी, 125 डॉलर्स तक पहुंच गई थी। सो अब आगे का कोयला जो आएगा वो शायद अगले कुछ महीनों के लिए, एक आध महीने के लिए इस प्राइस पे आएगा। बट वी फोर सी के ये इट विल गो बैक टू द लेवल्स ऑफ 105 to 110 डॉलर्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। लेकिन वी अब हमारे पास इस वक्त जुलाई तक की इन्वेंट्री एट द लोअर कॉस्ट अवेलेबल है। How much agricultural waste is required to produce cement in per ton compared to coal? So generally, yeah, this is not a defined rule, but your kilocalories, your heating value is 1.8 times. Coal की heating value 1.8 times होती है as compared to any generally the waste we are trying to use. So effectively, if you're using 1.8 tons of coal, 1.8 tons of waste will replace 1 ton of coal. सर सीमेंट और क्लिंकर की इन्वेंट्री कितनी है सर? ये नॉर्मली आपके पास आप जो है ना लोकल सेल का कोई 1.5 से 2 महीने की इन्वेंट्री रखते हैं, बट हम इसके अंदर कोई डिफाइंड रूल नहीं है। कोल की इन्वेंट्री तो वी आर ट्राइंग टू मैनेज 45 days to 60 days, लेकिन जो सीमेंट एंड क्लिंकर की इन्वेंट्री है दिस इज बिटवीन 200,000 टू 150,000 टू 200 150,000 टू 200,000। जी जी, आपने कोल प्राइस पूछी थी इस क्वार्टर की, अगर आप पूछ रहे हैं इन दिस क्वार्टर, सो वो अप्रोक्सीमेटली 105 के दरमियान ही रही है, 105 to 110 के दरमियान। अच्छा, कैन यू रिपीट योर कोल मिक्स? मैंने बताया था 80% इम्पोर्टेड कोल है, 10% पेटकोक है और 10% के करीब ऑल्टरनेटिव फ्यूल है। बट दिस इज ऑब्वियसली एवरी मंथ दिस इज अ लिटिल डिफरेंट, बट ऑन द एवरेज ओवर है। अच्छा सॉरी जुएर साहब, आपने मुझसे ना यूनिट रेट ऑफ विंड पूछा है। मेरा बहुत दिल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही कोई डेवलपर के साथ और मेरे साथ थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली यूँ समझ लें, जो हमने रूलिंग में किया था कि ये ग्रिड से तकरीबन कुछ 30 से 40% के करीब हर वक्त सस्ता होता है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से पीरियड में हम कर रहे हैं। अच्छा, ये सखर हैदराबाद मोटरवे के ऑर्डर्स, जी सब सब सारी प्लेयर्स उस पर बड़ी मेहनत कर रहे होंगे और उसका ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहे होंगे। बट मैं ना ऐसे सारे एफर्ट्स को कहता हूं कि इसका बेनिफिट ओवरऑल इंडस्ट्री को वैसे ही होता है। सो इफेक्टिवली अगर पीएसडीपी स्पेंड होता है या सिंध के अंदर कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं, सो इफेक्टिवली सारे प्लेयर्स को उसका फायदा होता है, इवन इफ इट इज नॉट डेडिकेटेड टू अ कि किसको वो मिलता है। अच्छा, एडिशनल सोलर तो हमने नहीं लगाया। 7 मेगावाट सोलर जो हमारा लगा हुआ है उसका उस वो हमने बहुत ही राइट टाइम पे किया था, जिस जमाने में फाइव गवर्नमेंट की 5% सब्सिडाइज फाइनेंसिंग भी अवेलेबल थी ऑन द सोलर प्रोजेक्ट, और वो लॉक्ड थी फॉर द नेक्स्ट 10 years। सो सोलर की जो हमारी कैपेसिटी है 7 मेगावाट पे, उस पे कोई आप समझ लें कि हम पावर सीमेंट को इस वक्त कोई 200 से 250 मिलियन रुपए का फायदा साल का होता है। अच्छा, एक्सपोर्ट की रिटेंशन प्राइसेस आप पूछ रहे हैं, तो क्लिंकर की इस वक्त जो प्राइसेस हैं वो बिटवीन 36 to 38 डॉलर्स हैं, बिटवीन 36 to 38 डॉलर्स के करीब है। सर मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये है कि किसी तरह मैंने ना लोगों के अंदर ही ऑल्टरनेटिव फ्यूल के इतने सवालात को उजागर कर लिया। ये सबसे बड़ी कामयाबी हो गई है। तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल की जो जीसीबी है वो इस वक्त मैंने आपको बताया कि कोल से तकरीबन 40% कम होती है। सो इफेक्टिवली 3,500 to 4,000 के करीब ऑल्टरनेटिव फ्यूल की जीसीबी होती है और कोल की 6,000 के आसपास होती है। ये जीसीबी की बात होगी। आखिरी क्वेश्चन का आंसर जरा सा मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट घुमा के दे देता हूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स कितने आउटस्टैंडिंग है। प्रेफरेंस शेयर्स के 73.3 मिलियन जो है ना वो प्रेफरेंस शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, और उन पे जो अनपेड डिविडेंड है वो 1.6 बिलियन का है। ओह, एनी प्लान टू इंक्रीज पेटकोक? जी जी, हमने पेटकोक, क्योंकि पेटकोक की अवेलेबिलिटी कभी कभार कम होती है और हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं विच इज अ लॉन्ग डिस्टेंस वो। तो हमारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगले साल का फ्यूल मिक्स अगर आप मुझसे पूछेंगे, सो इंशाल्लाह हम अज्यूम करते हैं कि वी विल हैव 25% ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड 20% पेटकोक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, जो आपने पूछा था एक फ्यूल मिक्स कॉस्ट की रिडक्शन प्राइस, सो इफेक्टिवली हमारा जो प्लांट है वो एक
बहुत ही हाई यूरोपियन ब्रांड का FLS Smith का प्लांट है. सो फ्रॉम एन एफिशिएंसी परस्पेक्टिव दिस प्लांट इज one of the best in the world right now as well. So in terms of kilocalories, in terms of kWh, और उसके अंदर कॉन्स्टेंटली वी आर इन्वेस्टिंग कि किस तरह वो अगर थोड़ा सा भी एफिशिएंसी का गुंजाइश है तो वो और कम होती रहे. सो मैं अज्यूम करता हूँ कि एफिशिएंसी से अब और ड्राइव करना शायद मुश्किल होगा. आपको फ्यूल मिक्स को बेहतर बना के, आपको पावर मिक्स को बेहतर बना के और रिड्यूस किया जा सकता है फ्यूल की कॉस्ट, जो इस वक्त हम बहुत काम कर भी रहे हैं. अच्छा, पेटकोक की प्राइसेस, क्योंकि पेटकोक जो है वो 7,500 एनसीवी का होता है, तो पेटकोक की प्राइसेस जो है ना वो अगर आप इक्विवेलेंट कोल की प्राइसेस से देखें तो 90-95 डॉलर की हैं. और पेटकोक का स्टॉक भी हमारे पास पड़ा हुआ है. इक्विवेलेंट प्राइसेस में कह रहा हूँ मैं, 6,000 to 6,000. ना पेटकोक की अपनी प्राइस तो 110-115 डॉलर की. जी. सो आपने शेजा साहब ने पूछा है कि मैंने सारे क्वेश्चन एड्रेस कर दिए. Alternative fuel usage has risen significantly across the sector over the past 1-2 years, with Lucky investing in capex for hydrogen to increase AF. Does Power Cement any similar capex? अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ये सिर्फ बता दूं, क्योंकि ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी का प्लांट था, प्लस इसमें हमारे पास जो है ना वो इंटरनेशनल लेंडर्स भी मौजूद थे. इंटरनेशनल उस वक्त IFC कंप्लाइंट पूरा प्रोजेक्ट था, तो हमारा प्लांट जो है वो केपेबल है from its technology perspective to digest a larger portion of alternative fuel. So effectively it's not an issue at all in terms of alternative fuel. हमें किसी significant hydrogen based technology पे कोई invest करने की जरूरत नहीं है. मैंने जैसे पहले बताया कि फ्रॉम अ किलो कैल परस्पेक्टिव या एफिशिएंसी परस्पेक्टिव भी बहुत अच्छी तरह चल रहा है ये प्लांट. जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल के अंदर इंक्रीज ना होने का रीजन है वो अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल है, जिसके ऊपर बहुत मेहनत की जा रही है किसी तरह पूरे साल के लिए फ्यूल मिल सके. और एक बहुत सारे फ्यूल की डाइवर्सिफिकेशन है जिसमें हम लोग वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन. इस वक्त जो है ना वो एक डेडिकेटेड पूरी इसके लिए काम चल रहा है. इसी तरह जैसे पेटको के अंदर भी कोई टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा चेंज की जरूरत नहीं है. थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस इन प्लांट करने की जरूरत है, थोड़ी सी बेटर प्लांट मैनेजमेंट एंड प्रोसेस स्टडी करने की जरूरत है. उसके लिए भी हम यूरोपियन कंसल्टेंट्स के साथ राब्ते में, तो वो दोनों साइड पे इस तरह काम चल रहा है. जो थोड़े से अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी के प्लांट्स होते हैं उनमें फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है. अच्छा, मैं डिमांड और सप्लाई डायनेमिक्स साउथ मार्केट में ये देख रहा हूँ कि इस वक्त कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो क्लोज टू 90% चल रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट के अंदर बहुत वॉल्यूम भी है और डिमांड भी है. मैं लोकल फ्रंट पे बार बार ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अराउंड 40% के करीब है ऑन द लोकल फ्रंट. सो उसके अंदर ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है. सो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि 2018 से लेके अभी तक पॉपुलेशन ग्रोथ आ रही है और पर कैपिटा कंजम्पशन ऑन द डिक्लाइन साइड है. So effectively there is a lot of latent demand which can come in once the government policies and once the general atmosphere of uncertainty is not there in the market as well. So हम एक नॉर्मल नंबर के हिसाब से तो 5 to 7% ग्रोथ अज्यूम कर रहे हैं. बट अगेन देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन पाकिस्तान जब ये डबल डिजिट से ज्यादा ग्रोथ आ जाती थी ऑन द सेक्टर. सो वी डोंट वांट टू फोरसी दैट ऑल राइट नाउ. बट ये पीछे इतनी लेटेंट एंड इतनी डिमांड कर्व है कि इस तरह के नंबर्स आना कोई नामुमकिन बात नहीं है आगे के दौर में भी. मैंने पोस्ट वॉर के बारे में डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट में दोनों में बता दिया. मैं वापस से रिपीट कर लेता हूँ. मुझे बहुत ज्यादा ये लगता है कि ये पहली दफा हर 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 दुनिया के अंदर हर कैटास्ट्रोफी के साथ कोई ना कोई किसी ना किसी सेक्टर में कोई अनसर्टेनिटी इनसर्टेनिटी कोई बेटर भी चीज आ जाती है. ये जो पूरा सिनेरियो है पिछले 9-10 महीने से दुनिया के अंदर, इसमें ये जरूर हुआ है कि जो अफ्रीकन मार्केट्स हैं वो पाकिस्तान पे डिपेंडेंट हो गई हैं इन टर्म्स ऑफ सीमेंट. मैं वापस से रिपीट करता हूँ, इसकी बहुत प्रिडोमिनेंट वजह ये रही है कि इजिप्ट और अल्जेरिया जो है वो अपनी नेबरिंग कंट्रीज को सीमेंट सप्लाई कर रहे हैं. सो देवर हिस्टोरिकली सप्लाइंग टू अफ्रीका. अफ्रीका में इस वक्त डिमांड जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ पे इंक्रीज हो रही है एंड दे आर डिपेंडिंग ऑन पाकिस्तान. सो इस वक्त आप सारी इंडस्ट्री को देखेंगे तो एक्सपोर्ट के अंदर वॉल्यूम वाइज एंड रेट वाइज बोथ दे आर हैविंग अ गुड टाइम.
दूसरा एक बहुत बड़ा जो मौका मिला था वो मिला था कि मिडल ईस्ट कंट्रीज जो हैं वो दे यूज्ड टू बाय फ्रॉम ईरान, सो इफेक्टिवली कुवैत एंड दीज प्लेयर्स यूज्ड टू बाय फ्रॉम ईरान। वो भी प्री वॉर ही पिछले 6 महीने से कोशिश कर रही हैं कि वो पाकिस्तान से ही बाइंग करें। द लास्ट ऑफ बिट इज के बांग्लादेश भी जो है वो भी एक ऐसी मार्केट है जो इफेक्टिवली वियतनाम और पाकिस्तान पे ही डिपेंडेंट है, और अच्छे ताल्लुकात और अच्छी बैंकिंग रिलेशनशिप्स और अच्छे एफर्ट्स के बाद वहां भी एक मौका मिल रहा है कि वहां भी एक्सपोर्ट किया जा सके। सो मैं थोड़े से सॉरी, और कोई सवाल आ रहा है वरना मैं थोड़े से वो ले लेता हूँ, फिर मैं वापस से चैट पे भी आपको कोई पूछने हो तो आप बता दीजिएगा। ये रेज हैंड किए हुए हैं, डू वी हैव? जी सनत साहब, आपका कोई सवाल था? सॉरी। जी अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? जी जी सनत साहब, बिल्कुल। जी अपॉलजीज फॉर द रेपिटेशन, लेकिन मेरा सवाल ऑल्टरनेट फ्यूल से ही रिलेटेड है। जी जी, गो हेड सनत साहब। जी आपने जिक्र किया है कि इनकी जो जीसीबी है वो 3500 से 4000 है, तो इसका आपको रेट क्या मिलता है? अच्छा, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रेट्स मिलते हैं, लेकिन ये इफेक्टिवली हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब ये 25 से 30% कम प्राइस में होता है इक्विवेलेंट कोल पे। सो आप इफेक्टिवली सोच रहे हैं कि आज अगर कोल की प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपीज के करीब पड़ रही हैं, सो इसकी प्राइस जो है ना वो कोई 15,000 के करीब होती है, तो हम यूज करते हैं 18,000 के करीब होती है तब भी यूज करते हैं। तो इफेक्टिवली डिपेंडिंग ऑन के कोल प्राइसेस से 20% लोअर होना चाहिए ऑन द इफेक्टिव रेट, मतलब इफेक्टिव रेट का मतलब ये कि सेम हीटिंग वैल्यू पे। सो इस वक्त ठीक मेरे है। पास जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल है वो लेस देन, उसमें से कुछ बहुत हाई क्वालिटी का ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं और कुछ जो है वो मतलब लोअर जीसीबी का फ्यूल्स है, बट बिटवीन 15,000 टू 18,000 की प्राइसेस में। मेरा सेकंड क्वेश्चन है लोकल ऑफटेक के हवाले से। आप देखिए नॉर्थ में हम तकरीबन 10% प्लस इस साल ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन साउथ में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है, बेयरली 5% हम टच कर रहे हैं। इसकी क्या रीजन है? इसका रीजन, सो 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 बेसिकली मुझे मुझे लगता है कि जो मेजर स्पेंड ड्राइवर्स होते हैं ना, जो लोकल डिमांड को एक एक सर्टेन परसेंटेज से ऊपर करते हैं, वो हाउसिंग नहीं होता, वो पीएसडीपी स्पेंड भी होता है। सो इफेक्टिवली अगर इस साल इंशाल्लाह इंशाल्लाह थोड़ा सा ये सक्खर हैदराबाद मोटरवे हो गया या ML1 का प्रोजेक्ट है रेलवेज का गवर्नमेंट के, सो आपको यहाँ यहाँ फिर ग्रोथ थोड़ी ज्यादा नजर आएगी। इस वक्त खाली हाउसिंग से, अच्छा उसमें भी थोड़ा सा ऑब्वियसली इस वक्त रिलैक्सेशन आई है फ्रॉम गवर्नमेंट परस्पेक्टिव ऑन बाइंग एंड सेलिंग, तो उसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज नजर आता है मुझे हाउसिंग साइड पे भी। तो हमारी जो ग्रोथ साउथ में रही है, बिल्कुल आपकी बात सही है, कुछ 3.5-4% के करीब रही है एज एन इंडस्ट्री, और नॉर्थ की कोई 9% के करीब रही है। तो साउथ की इंडस्ट्री के पास एक रूम है अगले साल के लिए। दूसरा इसके अंदर थोड़ा सा बेस इफेक्ट का भी इशू ये होता है कि पिछले साल कहाँ फ्लड्स थे, कहाँ बारिशें थी, कहाँ वो था। सो आप लोग नॉर्मली इसको परसेंटेज में देखते हैं पिछले साल से, बट एब्सोल्यूट में ये मार्केट ऐसा नहीं हुआ कि नॉर्थ की कोई बहुत ज्यादा अगर आप 3-4 साल के ट्रेंड देखते हैं तो वो फिर वो ऑल सब नॉर्मलाइज हो जाता है ये वाला नंबर दोनों साइड पे। ओके। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सपोर्ट के हवाले से। आपकी जो एक्सपोर्ट है उसका उसमें पूरी आप क्लिंकर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या क्लिंकर और सीमेंट का एक मिक्स है? और दूसरा आपकी जो आपने क्लिंकर की बताई है प्राइस एक्सपोर्ट की, वो $36 to $38 ये क्लिंकर ही है या इसमें सीमेंट भी आप शामिल कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं $36 to $38 में इस वक्त क्लिंकर कह रहा हूँ, उसकी प्राइस है। 36 to 38 डॉलर की क्लिंकर प्राइस की बता रहा था, और आपको मैंने यहाँ सामने स्लाइड पे अगर आप देखेंगे तो मिक्स भी दिखा दिया है। अगर आप मुझ 32% ऑफ आर ओवरऑल इज एक्सपोर्ट क्लिंकर एंड 14% इज सीमेंट एंड 54% इज लोकल। ओके, ठीक है। So thank you very much for addressing all the questions. अली साहब, जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? सॉरी आपको आपने काफी देर से आप लोगों ने हाथ उठाया हुआ था। जी। नो नो सर, सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ पूरी जो है ना पावर की टीम को। माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वाई ऑन वाई बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, और बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है 26 में, और इंशाल्लाह यही जो है ना वो जर्नी 26-27 में भी कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली कॉस्ट में जो पावर
से रिलेटेड हमारे हैं 4 कंपोनेंट है, उसमें हम अभी जो है ना 52% जो है ना ग्रिड पे है, और जो है ना सोलर 5 है, विंड 10 है, और WHR 33 है। क्योंकि फ्यूल में तो आपने ऐड कर ही दिया कि हमारे पास FLS का है, तो हमारे पास इतना जो है ना कोई लो कैलोरीज का इतना इम्पेक्ट नहीं है, और थोड़ा सा आप एग्रीकल्चर बेस कर लेते हैं, और अदर देन अगर लोकल के लिए जाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म है। बट कोई आपका मिक्स में अगर कॉस्ट में ज्यादा है, जैसे गवर्नमेंट के रेट्स वगैरह, अभी गवर्नमेंट ने एक बीच में अनाउंस किया कि जो भी ग्रिड से ऑफ होगा तो हम उसकी फिक्स कॉस्ट बढ़ा देंगे। तो बीच में एक न्यूज आई, आई डोंट नो कि वो कंफर्म है या कब से वो एप्लीकेबल करते हैं। आया ऐसा कुछ इम्पेक्ट आएगा कि भाई ग्रिड से अगर आप ऑफलोड होंगे, मजीद रिड्यूस होंगे, तो फिक्स के चार्जेस बढ़ जाएंगे? एक ये क्वेश्चन है। नंबर 2 के 52% कितना ज्यादा है एक्सपेंसेस में पर यूनिट में सोलर या विंड WHR से, कि आप मजीद ऐड करें, मतलब कि इस कंपोनेंट को, विंड वाले को मजीद ऐड करें, अगर कोई प्लान है वो शेयर करें। नंबर 2 के कोई जिस तरह बाकी लोगों की MLCF के मर्जर एक्विजिशन हुई है या अभी अटक की हुई है, तो पावर का भी कोई गोइंग फ्यूचर में कोई है किसी बड़े प्लेयर के साथ हैंडशेक का, या कुछ मर्जर या एक्विजिशन का कुछ है प्लान? ये चीज है शेयर। थैंक यू। मैं पहले तो ये बता दूं कि जो सोलर विंड ऐड करना है ना, उसके अंदर सिर्फ प्राइसिंग इज नॉट अ डिटर्मिनेशन। पहले तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल एंगल ये है कि कोई भी कंपनी जो है ना, वो 100% सोलर विंड पे इस वक्त की टेक्नोलॉजी पे जा नहीं पाती, खास तौर पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो तो। सो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट प्राइसिंग विच इज रेलिवेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इस वक्त जो ऑप्टिमल साइज बनाई है, इसमें थोड़ी सी और गुंजाइश है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी हमारी कोई ऑफिशियल तो इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमें ये, हम मैक्सिमम जो है ना वो कोई 60 से 65% के करीब रिन्यूएबल पे जा सकेंगे, और 30 से 35% फिर भी ग्रिड पे रहेंगे, क्योंकि मशीनरी इतनी बड़ी होती है कि यू नीड इतनी फ्लक्चुएटिंग पावर जो होती है विंड एंड सोलर, उसकी निस्बत आपको जाना पड़ता है। इस वक्त जो आपने दूसरा सवाल पूछा था कि ग्रिड की प्राइसेस में कॉन्स्टेंटली ये बात चल रही है गवर्नमेंट की कि फिक्स प्राइस इंक्रीज की जाए, वेरिएबल। तो अभी जो हम जब भी कोई प्रोजेक्ट इवेल्युएट कर रहे होते हैं ना, तो हम इस तरह इवेल्युएट करते हैं कि सिर्फ वेरिएबल टू वेरिएबल क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि फिक्स तो आपको फिर भी देना ही पड़ता है, चाहे आप इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे। तो इस वक्त क्योंकि सोलर और विंड वेरिएबल के फॉर्म में एक सब्सटैंशियली लोअर प्राइस पे होती हैं, तो करना आसान हो जाता है। सो मैं, अगर आप इसको सम अप करूं, तो मुझे कोई इस वक्त पोटेंशियल ऑन द पावर साइड कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा, बल्कि मुझे जो भी फोरकास्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर बनेगी उसमें एक फायदा ये नजर आ रहा है कि पूरे साल विंड को मिलेगा जो 10% हमारी बिजली होगी, और पूरे साल उसकी एक सेविंग आ जाएगी। कर तीसरा रहे कर ये रहे कि हैं। अभी हमारा, क्योंकि हमारा 2.5% की ग्रोथ है हमारी लोकल में, हमारी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ है, सब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आई है। तो आया हमारे पास एक्सपोर्ट में, जैसे कि आपने कहा कि वॉल्यूम इशू रहा नहीं है, हमेशा प्राइसिंग रहा है, क्योंकि वहां पे मार्जिन्स बड़े स्क्वीज होते हैं। तो अभी आप देखते हैं कि मोर और लेस हम अभी एट पार हैं जो लोकल के मार्जिन से और एक्सपोर्ट के। और नंबर 2 ये कि यहाँ लोकल के ज्यादा बेहतर है। और दूसरा ये कि जैसे कि अभी आपने बताया कि साउथ 3.5% की ग्रोथ से चला है, और नॉर्थ थोड़ा ज्यादा है, वो 2-3 सालों में एवरेज करो तो वो ये वो ठीक है, आपने क्लियर किया। बट स्टिल लोकल हमारा 2.5% है, मतलब लोकल की थोड़ी सी एफर्ट्स ना होनी चाहिए, या एक्सपोर्ट में हमें ज्यादा जंक मिल गया तो हम वहां रहे, लोकल थोड़ा नहीं ज्यादा नहीं, इंप्रूव होना असल में इंडस्ट्री की ग्रोथ ही 3-3.5% के करीब रही है ना, इंडस्ट्री की टोटल ग्रोथ ही इतनी रही है। सो मुझे, मैं बात वापस रिपीट करता हूँ कि मुझे लगता है कि इस साल गवर्नमेंट का मोमेंटम टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन सेक्टर इस ग्रोथ को थोड़ा ऊपर ले जा सकता है। खास तौर पे अगर कोई दोनों जो PSDP प्रोजेक्ट्स इन सिंध हैं वो भी आ जाएं, तो वो एक, इस वक्त मुझे साउथ के अंदर भी ग्रोथ नजर आती है अगले साल के अंदर। अगेन मैं वापस से रिपीट करता हूं कि अगर 4% GDP ग्रोथ प्रोजेक्टेड है बाय गवर्नमेंट, सो इफेक्टिवली द इंडस्ट्री शुड ग्रो बाय बिटवीन 6 to 9%। हिस्टोरिकली चाहे हम कितने भी नंबर्स को ऊपर नीचे करके देख लेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली 2 times, 1.6 times to 2 times के दरमियान ऑफ GDP रहता है। काश हमारे पास सूबे की GDPs होती तो हम हर सूबे का अपना डिमांड प्रोजेक्शन भी कर पाते। एक्सपोर्ट के अंदर आपने सवाल पूछा कि मार्जिन सिमिलर टू लोकल है, नहीं नहीं, बिल्कुल सिमिलर टू लोकल नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट के अपने मार्जिन के हिसाब से वो काफी इंप्रूव्ड है हिस्टोरिकल अपनी बेसिस की बेस पर। अच्छा, प्राइसिंग डायनामिक्स बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ रीजन, रिसेंटली प्राइसेस इन द साउथ वर अहेड दोज इन द नॉर्थ, हाउएवर ड्यूरिंग नेगेटिव हो गया। सर मैं जो है ना, मेरे पास भी इसका कोई बहुत सही जवाब नहीं है। नॉर्थ के अंदर जो है ना, अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो प्राइसेस की ऊपर नीचे की वॉलेटिलिटी निस्बतन ज्यादा है। साउथ में थोड़ी स्मूथेड आउट है।
So I think if there is no other questions, I think I'll probably wrap up the session and thank everyone. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाल के हमारे लिए टाइम निकाला। आपके इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस हो तो हमारी वेबसाइट पे हमारा ईमेल एड्रेस मौजूद है और आप हमारी टीम को भेज सकते हैं and we'll be more than happy to answer. Take care of yourself and thank you everyone.